हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरो चौहान और यहाँ हम करें भारतीय इतिहास की घटना चक्र की बुक, जिसमें हमारा पार्ट चल रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत चल रहा था। अब इसमें सबसे लास्ट बचा हुआ है विविध, तो उसे कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी आपको जो है घटना चक्र मिल जाएगी चैनल की। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको ऑलमोस्ट मैंने जो है 90% सब्जेक्ट करवा दिए हैं। एक दो बचे हैं, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट जो है एक दो जो हो जाएंगे। तो कुछ भी अच्छा लगे अगर आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस हम देख लेते हैं इंडेक्स इस बुक का। तो अभी देखिए हम चैप्टर नंबर 10 यानी कि विविध पे पहुंच चुके हैं और बाकी के भी चैप्टर आप लोग देख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है अभी। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, विविध में ऐसा बहुत कुछ तो नहीं होता है, तो जो है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है, नोट्स करेंगे तो क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो देखिए यहाँ लिखा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया। देखिए, गुलाम वंश से मतलब स्टार्टिंग होती है दिल्ली सल्तनत की। तो ये जो सब हैं ये कहाँ के हैं? ये तुर्क हैं। तो वहीं से ने कहा जो पोलो खेल है ना उसका प्रचलन यहीं से तुर्कों ने किया। ठीक है, ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश में हम सबसे पहला पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पीरियड जो होता है वो होता है 1206 से लेकर 90 का। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है वो 1206 से लेकर 1210 का होता है, यानी कि सबसे फर्स्ट वाला है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश गुलाम वंश, उसमें भी सबसे पहला बंदा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कैसे होती है? पोलो खेलने से ही होती है। ठीक है, मतलब वो घोड़े से गिर जाता है। पोलो या हम बोलते हैं चौगान। तो ये क्या था, पोलो का शौकीन था और इसी खेल के दौरान क्या होता है, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, 1210 में हो जाती है। ठीक है, सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्ति, उन्हें क्या बोलते हैं? उलेमा। ठीक है, को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? दस्तार बंदान। ठीक है, दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले। तो ये एक नई बात हो गई, तो गाइस ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वे सिर पर जो है आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन था। जौहर आप जानते हैं, आग में कूदकर जो मतलब अपने प्राणों को त्याग देना जो स्त्रियां करती थी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इतनी सी बात थी। विविध में क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्कों ने किया, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है गाइस, अभी हमने सब पढ़ लिया है, ये सेम है पूरा पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैच करवाना है। तो गाइस, जैसे इसमें लिखा है फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन जहांगीर। यहाँ लिखा है दीवाने रियासत हो गया, नौरोज हो गया, नेहरू का निर्माण हो गया, सर थॉमस रो हो गया। तो इसे मैच करवाना है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो उनके टाइम में नेहरू के निर्माण हुए अच्छे खासे, मतलब। दूसरा लिखा है गाइस यहाँ पे बलबन। तो बलबन जो है कनेक्ट करता है आपका किससे? नौरोज त्योहार उसने स्टार्ट करवाया था अपने टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? रियासत सॉरी दीवाने रियासत से कनेक्ट करते हैं। और जहांगीर सर थॉमस रॉ, यानी कि सर थॉमस रॉ जो है जहांगीर के टाइम में आया था। अच्छा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें लिखा है, राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए, क्या होता है? दीवाने रियासत विभाग की स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। अब कुछ फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो इसने नेहरू का निर्माण करवाया। अच्छा, फारसी त्यौहार था जिसका नाम था नौरोज, ये बलबन ने स्टार्ट करवाया था दिल्ली दरबार में। और फिर एक अंग्रेज था जिसका नाम है सर थॉमस रो, वो मुगल शासक जहांगीर के टाइम में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये जो है आपका इब्ने बतूता मोरक्को का था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली का भी सही है। नूनीज जो है पुर्तगाल का। फिर है अब्दुल रज्जाक, इसमें लिखा है तुर्की, तो ये तुर्की नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। तो इसे ना इब्ने बतूता जो है आपका मोरक्को, यानी ये अफ्रीका में। ठीक है, तो मोरक्को का यात्री था, वह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो की बात करते हैं तो वेनिस इटली का यात्री है। और पांड्य शासक मारवर्मन कुल शेखर के टाइम में भारत आया। अब यहाँ पे देखिए जो ये ना अब्दुल रज्जाक,
उसमें लिखा था तुर्की, तो गाइस ये तुर्की नहीं है, ईरानी है। ठीक है, तो ये ईरानी राजदूत था और ये कब आया था? विजयनगर साम्राज्य में आया था, जब कौन शासन कर रहा था वहाँ पे? देवराय द्वितीय। ठीक है, और यहीं पे बात करेंगे नूनीज की, तो ये पुर्तगाल का यात्री है और ये क्या है? यात्री भी था और अश्व व्यापारी भी था। ये भी कहाँ आया था? विजयनगर साम्राज्य के टाइम में आया था वहाँ पे। ठीक है, अब लिखा है निम्न यात्रियों के पधारने का क्या क्या अनुक्रम है। तो गाइस नाम देखिए, इब्ने बतूता है, अलबरूनी है, ट्रेवनियर है और मनुची है। चलिए, तो आइए इसकी व्याख्या सीधे देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से देख लेना कौन सा पहले। देखिए, अलबरूनी की अगर हम बात करें तो अलबरूनी क्या है? खीबा, यानी कि अभी हम कहते हैं ख्वारिज्म देश, ठीक है, का निवासी था। ठीक है, अलबरूनी कहाँ का? खीवा का निवासी है। महमूद गजनबी की भारत विजय से पहले वे एक विद्वान और राजनीतिक के रूप में क्या है? खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। ठीक है, तो महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया। मतलब ये भारत किसके साथ आया? महमूद गजनबी के। चलिए आगे बढ़ते, इब्ने बतूता की बात कर लेते हैं। तो 1333 से 1347 का टाइम है। मोरक्को का यात्री है। मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहा था उस वक्त ये भारत आया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 में क्या होता है? अपना दूत बना के इसे कहाँ भेज देता है? चीन भेज देता है। तो इब्ने बतूता ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है रहला। ठीक है, उसने क्या करा? अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के से पहले कौन था आपका? मोहम्मद गजनबी। तो ऑब्वियसली इब्ने बतूता से पहले अलबरूनी ही आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ लिखा है ट्रेवेनियर्स की बात करते हैं। तो फ्रांसीसी यात्री इसने क्या करा? शाहजहाँ के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो शाहजहाँ तो गई और भी आगे आ गया, यानी कि हम मुगल काल में आ गए। अभी तक तो आप दिल्ली सल्तनत में थे, यहाँ मुगल काल में आ गए, यानी और भी बाद में। अच्छा, तो इसने कहा कि ये जो है पेशे से जौहरी था। ठीक है, 16 देखिए, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1526 में हम दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ आ रहा है 16, तो ये और बाद में आया होगा। तो 1638 से 1663 के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा का विवरण उसने क्या है? ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया। ठीक है, तो 3rd नंबर पे ये आ गया। अच्छा, 4th नंबर पे मनुची की बात करते, तो मनुची का टाइम पीरियड और आ गया। तो ये जो है आपका इतावली यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर यानी कि वेनिस, इटली, मतलब इतावली या इटली कह लीजिए, तो वेनिस से भागकर क्या है? एशिया माइनर और क्या है? फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंच गया। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया, यानी कि डॉक्टर टाइप बन गया कुछ। फिर है स्टोरियो दो मुगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो देखिए, आप बता सकते हैं सबसे पहले आया होगा अलबरूनी, फिर आया है इब्ने बतूता, फिर है टैवनियर, फिर है मनुची। ठीक है, तो आंसर हो गया गाइस हमारा बी में। देखिए क्या कह रहा है, तो सबसे पहले आया है 3 यानी कि अलबरूनी, फिर आता है इब्ने बतूता, फिर है ट्रेवनियर एंड फिर है मनुची। चलिए, आसान ही था। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे। तो गाइस ये क्या कौन कहलाते थे? पगड़ी पहनते थे। तो जो उस समय जो मतलब बड़े लोग होते होंगे, या उन्हें उलेमा कहते थे, और वो क्या करते थे? पगड़ी पहनते थे। ठीक है, पगड़ी पहनने वाले। तो सल्तनत काल के जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर जो होते थे, मतलब हेड होते थे, मतलब अच्छी इस पोजीशन होती थी जिनकी, तो वो क्या है? पदों पर बैठे जो व्यक्ति होते थे, पहली बात तो उन्हें उलेमा कहते थे। सामूहिक रूप से क्या दस्तार बंदान कहा जाता था? पगड़ी पहनने वाले। ठीक है, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? यानी जो कंपास होता है ना, उसको सबसे पहले मतलब भारतीय महासागर में यूज़ करने की सूचना किसने दी? किसके द्वारा? तो इसमें लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। झारखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। लिखा है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना जो है 12
32-33। तो इस वक्त कौन था वैसे दिल्ली सल्तनत में? गुलाम वंश था। तो इसमें क्या है, सदरुद्दीन मोहम्मद अल लौफी द्वारा दी गई और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? लुबाब उल अल बाब, ठीक है, तथा जवामी उल हिकायत थी, ठीक है। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने क्या है, दिशा सूचक यंत्र के बारे में बताया। अच्छा, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया। अच्छा, उनके राज के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से बताई। तो देखिए इसमें लिखा है, एक लिखा है आपका शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया सुल्तान, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि कौन किस वंश से है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश थे और हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए पहले सबसे पहले ये अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान आपके हैं दिल्ली सल्तनत। फिर है शेरशाह और अकबर की बात करें तो मुगल काल, ठीक है। तो देखिए रजिया सुल्तान सबसे पहला जो गुलाम वंश आता है ना उससे, तो और अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आ जाता है खिलजी वंश, उससे है, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका शेरशाह और आता है अकबर, यानी कि आपका होगा 4312। तो आपका आंसर हो गया ये। चलिए आइए टाइम पीरियड भी देख लें। तो देखिए ये आपका टाइम पीरियड है गुलाम वंश के बीच का और ये है आपका खिलजी वंश के बीच का। खिलजी वंश कहाँ से था? 1290 से लेकर 1320 तक का है, ठीक है, ये उसके बीच का टाइम पीरियड है। फिर शेरशाह की अगर बात करें तो शेरशाह और अकबर तो आसपास के ही हैं, एक साथ के ही है। तो ये देखिए ये शेरशाह पहले फिर अकबर आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों को भी मैच कराना है। यहाँ लिखा है युद्ध लिखे हैं और कब हुए। तो चंदवाड़ का युद्ध, फिर है तैमूर का आक्रमण, फिर है तालीकोटा का और घाघरा का युद्ध। तो हमें बताना है कि कौन सा कब हुआ है। तो चलिए गाइस देखते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे है आपका क्या लिखा है, चंदवाड़ का युद्ध जो है आपका 1194 का है। तैमूर का आक्रमण को होता है 1398 में होता है। और फिर है तालीकोटा का युद्ध हो गया आपका 1565 में एंड घाघरा का युद्ध हो गया आपका 1529 में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब इसमें का कौन सा गलत है ये बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहादुर शाह गुजरात से, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर जो है आपके मालवा से, और यहाँ पे लिखा है चांद बीबी अवध। तो ये गलत है चांद बीबी का। देखिए चांद बीबी आया कहाँ है? राजस्थान के इसमें। तो इसमें लिखा है चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक यानी कि हुसैन निज़ाम शाह प्रथम की पुत्री थी। उनका संबंध अवध राज्य से नहीं था, अहमदनगर और कहाँ से? बीजापुर से था। कह लीजिए कि साउथ साइड से थी ये, दक्षिण। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात, रजिया सुल्तान का दिल्ली और फिर है बाज बहादुर का आपका संबंध कहाँ से है? मालवा से है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन घटनाओं का सही जो है कालानुक्रम बताना है हमें, ठीक है। मतलब पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासन। ये तो विजयनगर में आ गए, तो बिल्कुल एंड में हुआ है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य हमने सबसे लास्ट में पढ़ा। यहाँ कुतुब मीनार का निर्माण ये हो सकता है क्योंकि ये गुलाम वंश का टाइम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम है, ठीक है। तो ये सबसे पहला हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं। और फिर पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण और फिर लिखा है फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो गाइस देखिए गुलाम वंश के बाद आपका आता है कौन सा वंश आता है गाइस? जो भी आता है यहाँ आप ये समझ लीजिए कि दोनों आपका दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो एक के बाद एक, यानी कि 2 पहले आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा फिर 4 आ जाएगा। फिर पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण ही है, आगमन यानी पुर्तगाली भारत आ रहे हैं। तो ये 3rd हो जाएगा। फिर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पे कृष्णदेव राय का शासनकाल आ जाएगा। तो आंसर है ए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें लिखा कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी हेल्प करी, मतलब चौथी 5वीं मंदिर इनके द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है 1388 में हो गई। पुर्तगालियों का भारत आगमन जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने भी मतलब कुतुब मीनार में हेल्प करवाई। फिलहाल फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है 1388 में हो गई, तो 2nd नंबर पे ही आ जाएगा। फिर पुर्तगालियों का आगमन हो रहा है 1498 में, और उसके बाद कृष्णदेव राय की बात करें तो ये है 1509 से 1529 का टाइम। अब लिखा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए इन्हें, ठीक है। इसमें लिखा है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, फिर है अफगानपुर षड्यंत्र, और फिर है जलाउद्दीन खिलजी की और तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। जलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। चलिए तो दोस्तों आंसर है, देखिए सबसे पहले इसमें है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, फिर है जलाउद्दीन खिलजी की
हत्या होती है। फिर है अफगानपुर षड्यंत्र और मोहम्मद, फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। चलिए व्याख्या देखते हैं। 1192 में क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित, मतलब गौरी और पृथ्वीराज चौहान में क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो जाती है। अब क्या होता है, 1296 में जलाउद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा जो है उल्लू खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है 1325। फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी क्या है, दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी, देवगिरी का ही नाम है दौलताबाद, ले गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष की व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते और कुल मिलाकर लगभग जो है 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। तो इसमें लिखा है पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था, जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है। तो गाइस वो बंदा है आपका इब्ने बतूता। कहाँ से आता है, मोरक्को से आता है। मोरक्को कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है 1271 में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग, तो गाइस यहाँ थोड़ा गलत हो गया, आंसर तो सही है वैसे इब्ने बतूता। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है 1271 में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 24 वर्ष तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खां से सहायता प्राप्त मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन, मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्ने बतूता भूभाग की लंबाई और विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन क्षेत्र के जो है 44 देशों में लगभग 73,000 मील यानी कि 1,17,000 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की। मतलब सबसे ज़्यादा किसने, इब्ने बतूता। नीचे दिए गए युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है ये बताना है हमें। तो गाइस इसमें लिखा है, देखिए IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर है बी यानी कि महेंद्र वर्मन का है मत विलास प्रहसन। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, बाकी तो गलत है। जैसे यहाँ लिखा है कृष्णदेव राय, यहाँ लिखा है समरांगण सूत्रधार, और यहाँ लिखा है भोजदेव मनसोल्लास, फिर इसमें लिखा है सोमेश्वर यानी कि अमुक्त माल्यद। चलिए, तो इसमें लिखा है व्याख्या में कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा की अमुक्त माल्यद की रचना की थी। वह मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने और भोज ने समरांगण सूत्रधार और सोमेश्वर ने मान सोल्लास नामक ग्रंथ की रचना करी। तो दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक जो है शासन किया? आंसर है लोधी वंश। तो सबसे कम समय तक शासन किया, तो गाइस यहाँ आता है खिलजी। चलिए देखते हैं। तो इसमें लिखा है दिल्ली सल्तनत की बात करें तो गुलाम वंश का है आपका 1206 से लेकर 1290। फिर आता है आपका खिलजी। ओ राइट, सबसे कम समय जो है शासन करने वाला है खिलजी वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर आता है 1290। ठीक है, कुछ कितने साल हो गए, अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि कुछ 74 ईयर्स के आसपास हो गए, राइट। 74 हो गए गैस या 84 हो गए? ओके 84 हो गए।
हाँ, और उसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका गुलाम वंश। फिर आता है आपका गाइस खिलजी। राइट, खिलजी बहुत ही कम है, 1290 से लेकर 1320 तक है, अप्रॉक्स 30 ईयर है, सिर्फ और सिर्फ 30 साल। फिर उसके बाद आता है हमारा गाइस तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे ज़्यादा टाइम इसने करा है, यानी कि 1320 से लेकर 1414 तक का टाइम पीरियड, कुछ 94 तक का है इसका। ठीक है, उसके बाद आता है सैयद वंश। ठीक है, तो सैयद वंश का टाइम है 1414 से लेकर 1451 तक का टाइम है। उसके बाद आता है आपका लोधी। राइट, तो लोधी का टाइम भी अच्छा खासा है, 1451 से लेकर है 1526 तक का। तो सबसे कम हो गया खिलजी, सबसे ज़्यादा हो गया तुगलक वंश। फिर इसमें लिखा है आइनुल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की। तो आंसर है इल्तुतमिश। MPPCS का क्वेश्चन है। और इसमें लिखा है आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में इन्हें क्या करा है, मध्य भारत भेजा, और जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की, वह अपने अंतिम दिनों में क्या है, दक्षिण विजय में व्यस्त था। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत जो है राजपूतों के समय में हुई। तो आंसर है हमारा जौहर प्रथा। ठीक है, अब देखिए क्या है, राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि ये पहले से चली आ रही थी। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो आंसर है हमारा हेमचंद्र सूरी। UPPCS मेंस। तो हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वानों और लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। ये जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया और उसमें जो है जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे भी वही है, मैच करवाना है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ है। तो देखिए यहाँ कौन कौन सा युद्ध है। एक है प्लासी, फिर है कलिंग का युद्ध, फिर है हल्दी घाटी और तराइन का युद्ध। ठीक है, तो देखिए प्लासी के युद्ध की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे लिखा है कि 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। ठीक है, तो नवाब की सेना इस टाइम तक, तो गाइस क्या होता है ना कि वो औरंगजेब भी मर जाता है। ठीक है, और इसमें लिखा है नवाब की सेना का नेतृत्व राज्यद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ने किया, जिसने विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। चलिए दूसरा कलिंग के युद्ध की बात करते हैं, तो ये हुआ है 261। अशोक ने 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध में लगभग जो है 1 लाख लोग मारे गए, 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। अच्छा, हल्दी घाटी की बात करें तो 1576 में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, और इसमें जो है अकबर विजयी हुआ। अब तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक है, तो गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हो जाती है। फिर मैच करवाना है गए सूची 1 और 2। लिखा है अकबर, मोहम्मद, तुगलक, इल्तुतमिश, शेरशाह, और दूसरी साइड लिखा है सड़के आज़म, चहलगानी अमीर, आईने दहशाला और प्रतीक मुद्रा किससे क्या रिलेट करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आंसर है बी, यानी कि 3 4 2 1। राइट, तो 3 4 2 1 इस तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से कहाँ है आपका बंगाल, यानी कि सोनार गांव बंगाल तक जाती है। ठीक है, और इसकी जो सबसे लंबी थी, ठीक है, सड़के आज़म के नाम से
जानी जाती थी। अभी हम इसी सड़क को पता है गाइस क्या बोलते हैं, जीटी रोड बोलते हैं। अब लाहौर तक तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे भी अभी भी आप जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है। अब लिखा प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी करी। आईने दहशाला पद्धति का जो संबंध है वो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है और चहलगानी अमीर दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी नहीं करता था खेती? का इसका आंसर हो गया मक्के की। तो देखिए कृषि, ये आया है क्वेश्चन यूपी पीसीएस स्पेशल में, यूपी पीसीएस प्री 2011। कृषि भारतीयों की जीविका का एक मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक थी। उर्वर भूमि और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चना इन सब की खेती तो करता था, मक्के की नहीं करता था। इब्ने बतूता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। गेहूँ, धान, ईख, कपास की खेती के बड़े पैमाने पर होती थी और मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे और दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मेहतर और क्या है पट्टकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो आंसर है आपका ग्राम मुखिया के लिए। तो यहाँ लिखा भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने जनवरी से मार्च 2004 अंक वॉल्यूम बता रखी है 65 नंबर 1 में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशंट इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में यानी कि 600 से 1200 एडी के समय में भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। तो उत्तर भारत में इसे ग्रामिका या ग्रामेयाका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्रामाकुत या पटकिल, कर्नाटका में गवुंद, उत्तर प्रदेश में मेहतक कहा जाता था। इसमें लिखा है इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी। लेखक कौन है? दिनेश चंद्र सरकार ने भी मेहतक को गांव के मुखिया या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में मेहतर का एक प्रकार उल्लेख किया है। शिल्पकारों की श्रेणी का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। इसके प्रधान मेहतर कहे जाते थे। तो कहानी इतनी ही है गाइस। तो फिलहाल तो ये ख़त्म। आईएएस का क्वेश्चन है इसलिए इतना अजीब सा क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र आपको मिल जाएगी चैनल की प्लेलिस्ट में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलेगा नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।